हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। आज हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मुग़ल साम्राज्य को देखने जा रहे हैं। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। अगर मिडाइवल हिस्ट्री से कहीं से क्वेश्चन उठता है तो वो मुग़ल साम्राज्य ही है। ठीक है, इससे क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा उठाया जाता है। और अभी सामने एग्ज़ाम है रेलवे का भी और टीचर वाला भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन तो सारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में ही आते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा आता है मॉडर्न हिस्ट्री और सेकंड में आपका आ जाएगा मिडाइवल हिस्ट्री और थर्ड में आ जाएगा एंसेंट हिस्ट्री। इसलिए मैं पहले मिडाइवल करा दूंगी आप लोगों को, इसके बाद मॉडर्न करा दूंगी, इसके बाद जब टाइम बचेगा तो फिर एंसेंट भी करवा दूंगी और मुग़ल साम्राज्य जैसे ख़त्म होगा इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दूंगी। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक बार तो आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे और दूसरी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेंगे, तो इससे क्या होगा, आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। और हाँ, अभी जैसे जैसे मैं वीडियो बनाते जाऊंगी आप लोग पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन भी लगाते जाइएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा, आप लोगों को लगेगा कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। बाबर का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1526 से 1530 तक था। बाबर का पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका जन्म 14 फरवरी को हुआ था, 14 फरवरी 1483 को। कहाँ हुआ था, तो फरगना में हुआ था। कहाँ हुआ था इसका जन्म, फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था तथा माता का नाम कुतलुग निगार था। ये क्वेश्चन पे एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार कि बाबर का पिता का नाम क्या था, तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख था और उसकी माता का नाम कुतलुग निगार था। बाबर पितृपक्ष से तैमूर वंश का 5वां वंशज था तथा मातृपक्ष से वो चंगेज खां का 14वां वंशज था। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, प्रीवियस का क्वेश्चन अगर लगाएंगे तो, क्योंकि एक बार एग्जाम में आ चुका है कि बाबर पितृपक्ष से तैमूर वंश का कैवां वंश था तो 5वां वंशज था तथा मातृपक्ष से वो चंगेज खां का 14वां वंशज था। बाबर ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली थी वह तुर्की नस्ल का चगताई वंशज था। कौन था, तुर्की वंश का चगताई वंशज था, जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पे पड़ा है। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की उम्र में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था। कितने वर्ष की उम्र में बैठा था, मात्र वो 11 वर्ष की उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठा था। बाबर भारत पर आक्रमण, मध्य एशिया में शक्तिशाली उज़्बेकों से बार बार पराजय तथा शक्तिशाली सफावी वंश तथा उस्मानी वंश के भय का प्रतिफल था। उन लोगों से वो नहीं सक पाया था, तत्पश्चात वो भारत पर आक्रमण किया था। और भारत पर आक्रमण ऐसे नहीं कर लिया था, भारत पर आक्रमण करने के लिए बाकायदा उसे निमंत्रण दिया गया था। तो आइए देखते हैं उसे निमंत्रण कौन कौन भारत के ही लोग थे जो उन्हें निमंत्रण देके भारत बुलाया था कि आप भारत पर आकर आक्रमण कीजिए। चूँकि वो लोग इब्राहिम लोदी के शासन से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए बाबर को न्योता दे के भारत बुलाया गया था स्पेशली आक्रमण करने के लिए, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि बाबर को धन की आवश्यकता है तो वो आएगा अपना लूट मार के लेके जाएगा। लेकिन बाबर जब आया तो उसको इंडिया बहुत पसंद आया और यहीं मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी। इन लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसा कुछ करने वाला है बाबर। तो आइए, आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा स्टोरी पढ़ के। स्टोरी टाइप से पढ़ेंगे ना तो पता है आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और लगेगा भी नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ, बोझिल नहीं लगेगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऑटोमेटिक है कि आप लोग क्वेश्चन भी लगाते चलेंगे और भूलने की चांसेस बहुत कम हो जाएगी। तो देखते हैं, बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप उसने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो बादशाह की उपाधि धारण बाबर कब किया था, तो काबुल पर अधिकार करने के पश्चात वो बादशाह की उपाधि धारण किया था। और काबुल पर आक्रमण कब किया था, तो काबुल पर आक्रमण वो 1504 ईस्वी में किया था। बादशाह से पूर्व बाबर किसकी उपाधि लेता था, तो वो लोग मिर्ज़ा की उपाधि लेता था, जो कि बाबर का पितृपक्ष की उपाधि था। ये वो लोग का मतलब पिता जो वंशज थे वो लोग सारे मिर्ज़ा की उपाधि लेते थे। तो बाबर भी मिर्ज़ा की उपाधि लेता था, लेकिन इसके बाद वो बादशाह की उपाधि ग्रहण कर लिया। बाबर के आक्रमण के समय भारत राजनीतिक रूप से अत्यधिक अस्थिर था। उस समय भारत में स्थिरता नहीं थी जब बाबर का आक्रमण हो रहा था, क्योंकि छोटे मोटे बहुत सारे राज्य थे ना भारत में, कोई केंद्रीय शासक तो था नहीं उस टाइम। और इब्राहिम लोदी भी था, तो इब्राहिम लोदी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण कौन कौन दिया था, तो निमंत्रण दिया था उसे आलम खां। आलम खां कौन था, तो इब्राहिम लोदी का ही चाचा था। देखिए, इब्राहिम लोदी का शासन दिल्ली में चल रहा था और उसके ही चाचा ने बाबर को आक्रमण
करने का न्योता दे दिया था। दूसरा कौन था? तो दूसरा था दिलावर खां और तीसरा थे राणा सांगा। भारत पर बाबर ने पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के बाजौर पर किया था। कब किस पर किया था? तो यूसुफ जाई जाति के बाजौर पर किया था। इसी युद्ध के दौरान उसने भेरा का किला जीता था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि भेरा का किला बाबर द्वारा कब जीता गया था? तो कब जीता गया था? 1519 में जीता गया था। और इसी दौरान उसने सर्वप्रथम बारूद का इस्तेमाल किया था। ठीक है, भेरा यूसुफ जाई के जाति के बाजौर पर आक्रमण के दौरान उसने सर्वप्रथम बारूद का इस्तेमाल किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे तो ध्यान रखिएगा ही रखिएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था इब्राहिम लोदी वर्सेज बाबर। तो पानीपत का प्रथम युद्ध लोदी शासक इब्राहिम और बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजय हुआ और उसके विजय का मुख्य कारण क्या था? तो घूमकर पीछे की ओर हमला करने की तुलगमा युद्ध पद्धति। क्या था उसके जीत का कारण? क्या था? तो तुलगमा युद्ध पद्धति था। ठीक है, तुलगमा युद्ध पद्धति से तात्पर्य क्या है? तो उज़्बेक तथा तोपों को सजाने की उस्मानी विधि को ही तुलगमा पद्धति कहा जाता है और इसे रूमी विधि भी कहा जाता है। उस्मानी विधि में क्या होता है? तो इसमें दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपों को रख कर चलाने की विधि थी। हम लोगों ने तुलगमा विधि तो बहुत बार पढ़े थे, लेकिन क्या पता था कि तुलगमा विधि होता क्या है वाकई में? तुलगमा विधि क्या होता है? तो ये तोपों को सजाने की एक विधि है। ठीक है, बाबर के तोपखानों का नेतृत्व कौन किया था? तो बाबर के तोपखानों का नेतृत्व किया था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि बाबर का पानीपत के आक्रमण के दौरान तोपखाने का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? उस्ताद अली खां और मुस्तफ़ा खां नामक तुर्की अधिकारियों ने किया था। पानीपत के युद्ध में लूटे गए धन को बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों, नौकरों, सगे संबंधियों में बांटा और कलंदर की उपाधि धारण किया था। किसकी उपाधि धारण किया था? कलंदर की उपाधि धारण किया था। इसी बंटवारे में हुमायूं को वह कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ जिसे उसने ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत से छीना था। किससे छीना था? विक्रमाजीत से छीना था। और इसने विक्रमाजीत कौन थे? तो ये इब्राहिम लोदी के दोस्त थे और इब्राहिम लोदी का साथ देने के लिए आए थे, लेकिन ये बेचारा भी मारे गए, युद्ध के दौरान ही मारे गए थे। ठीक है, और इन्हीं से सर्वप्रथम कोहिनूर हीरा छीना था। किसने छीना था? तो हुमायूं द्वारा छीना गया था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ था। सेकेंड युद्ध हुआ था खानवा का। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा वर्सेज बाबर के बीच। खानवा नामक स्थान पर ये युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 में, यानी कि हर एक साल युद्ध हुआ था। ठीक है, 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था और 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो राणा सांगा वर्सेज बाबर के बीच। इस युद्ध में राणा सांगा की ओर से हसन खां मेवाती और महमूद लोदी, आलम खां लोदी तथा मेदिनी राय ने भाग लिया था। कौन कौन था राणा सांगा के तरफ से? तो हसन खां थे, मेवाती और महमूद लोदी भी थे, आलम खां भी थे। याद करिए, आलम खां वही आलम खां हैं इब्राहिम लोदी के चाचा, जिन्होंने भारत पर आक्रमण के लिए बाबर को न्योता दिया था। तथा मेदिनी राय भी थे और बाद में इनके साथ भी युद्ध होता है। आगे देखिएगा, मेदिनी राय के साथ भी युद्ध होता है बाबर का हुआ था। इस युद्ध में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उसने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मतलब क्या होता है? तो इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध होता है। जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब एक इस्लामी धर्म युद्ध होता है। ठीक है, और इसी का नारा ये सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए दिया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो बाबर के द्वारा। मुसलमानों पर लगने जिहाद का नारा दिया था तथा मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर, कौन सा कर? तमगा नामक कर की समाप्ति की भी घोषणा कर दिया गया था बाबर के द्वारा। युद्ध में तमगा नामक कर का समाप्ति का घोषणा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो तो आक्रमण के दौरान भारत से बहुत सारा धन लूट के गया था, तो उसके अब कर की क्या ही आवश्यकता थी, तो कर को भी माफ़ कर दिया। तमगा क्या था? तमगा एक कर था।
युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो याद कीजिए, प्रथम बार जब 1519 में वो आक्रमण किया था तो उस समय पातशाह की उपाधि धारण की थी। जब पानीपत का युद्ध जीता था तो उस समय कलंदर की उपाधि धारण की थी। और फिर कौन सा युद्ध धारण किया था? तो गाजी की उपाधि धारण की थी। कौन सा उपाधि? गाजी की उपाधि। बाबर ने 19 जनवरी 1528 में चंदेरी पर अधिकार हेतु मेदिनी राय पर आक्रमण किया था। देखिए, मैं बताई थी ना कि मेदिनी राय के साथ भी इसका युद्ध होता है। तो खानवा का युद्ध किसके साथ होता है? राणा सांगा के साथ होता है। जबकि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके साथ होता है? तो इब्राहिम लोदी के साथ होता है। और ये वाला युद्ध किसके साथ होता है? चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध होता है मेदिनी राय के साथ। किसके साथ होता है? तो मेदिनी राय के साथ। इसका खानवा और चंदेरी का खानवा का युद्ध तो उसके साथ हो गया था ना, आपका राणा सांगा के साथ ना। राणा सांगा के साथ तो खानवा का युद्ध हुआ था। और जबकि चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के बोल रहे, मेदिनी राय के साथ हुआ था। बाबर ने 29 जनवरी को चंदेरी का युद्ध किया था। इसके बाद ये घाघरा का युद्ध लड़ता है। घाघरा का युद्ध किसके साथ लड़ता है? तो आइए देखते हैं। बाबर ने 6 मई 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल के संयुक्त अफगानी सेना को हराया था। किसको हराया था? अफगानी सेना को पराजित किया था। यह बाबर का अंतिम युद्ध था। इसके बाद तो 1530 में बाबर की मृत्यु ही हो जाती है। युद्ध था 26 दिसंबर 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई और उसे आगरा में ही नूर अफगान बाग में दफना दिया गया। नूर अफगान क्या था? तो आधुनिक आराम बाग था। इसे आराम बाग के नाम से भी जाना जाता है नूर अफगान को। ये बाबर के द्वारा ही बनाया गया था, बाग में दफना गया था। परंतु बाद में उसे कहाँ दफनाया गया था? तो बाद में उसे काबुल में दफना दिया गया था, क्योंकि बाबर का सपना था कि मुझे काबुल में ही दफनाया जाए। लेकिन आनन फानन में जब उसकी मृत्यु हुई थी तो उसे आराम बाग में ही दफना दिया गया था। परंतु बाद में उसको कब्र से उखाड़ के फिर काबुल में भी दफना दिया गया था। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि 2 बार किसे दफनाया गया था? 2 बार किसे दफनाया गया था? बाबर को दफनाया गया था। प्रथम बार नूर अफगान अर्थात आराम बाग में दफना दिया गया था और दूसरा बार उसे काबुल में दफना दिया गया था। बाबर की आत्मकथा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में कि बाबर का आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखा गया था। भारत की तत्कालिक राजनीतिक दशा, भारतीयों के जीवन स्तर, पशु पक्षियों एवं फूलों तथा फलों का विस्तृत वर्णन किया गया है। क्या किया गया है तुजुके बाबरी में? तुजुके बाबरी में भारत की उस समय राजनीतिक दशा क्या था, इसका वर्णन किया गया तथा भारतीयों के जीवन स्तर, पशु पक्षियों एवं फूलों तथा फलों का विस्तृत वर्णन किया गया है। बाबर ने लिखा है कि उसकी विजय के समय भारत में 5 मुस्लिम और 2 हिंदू शासक थे। कौन कौन राज करते थे? तो 5 मुस्लिम शासक और 2 हिंदू शासक राज करते थे। उसने इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी, आलम खां, राणा सांगा के बारे में विवरण दिया है इसमें। किसमें? तुजुके बाबरी में। तुजुके बाबरी क्या था? तुजुके बाबरी बाबर का आत्मकथा था। बाबर ने लिखा है कि उसमें 5 मुस्लिम शासक थे, 2 हिंदू शासक थे और विजयनगर के शासक कृष्णदेव का भी उसमें जिक्र किया गया है। क्या किया गया है? कृष्णदेव का भी जिक्र किया गया। क्या कहे हैं उसमें? कृष्णदेव को उसने समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव का शासन कहाँ चल रहा था? तो दक्षिण भारत में, विजयनगर में। ठीक है, कहाँ चल रहा था? विजयनगर में। विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो विजयनगर की स्थापना हरियर और बुक्का के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो विजयनगर की स्थापना 1336 में किया गया था। कब किया गया था? 1336 में विजयनगर की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो हरियर और बुक्का के द्वारा। और विजयनगर के ही शासक थे कृष्णदेव राय। बाबर ने भारत के कारीगरों की प्रशंसा भी की है जिन्होंने आगरा बनाया। आगरा, बयाना, धौलपुर, ग्वालियर और कौल में इमारतें बनाई थी, उसका भी प्रशंसा बाबर द्वारा किया गया है। बाबर के अनुसार भारत के व्यक्ति न सुंदर हैं और न सुसंस्कृत हैं। ठीक है, तो बाबर को ऐसा लगता था कि भारत के लोग सुंदर नहीं होते हैं, शायद वो देखे ही नहीं होंगे, सुसंस्कृत नहीं थे। यहाँ न अच्छे घोड़े हैं और ना ही अच्छे कुत्ते हैं, अच्छे अंगूर और न खरबूजे हैं। देखिए, उनके अनुसार भारत में अच्छे घोड़े नहीं हैं, अच्छे कुत्ते नहीं हैं, अच्छे अंगूर भी नहीं हैं और अच्छे खरबूज भी नहीं हैं। अब देखते हैं शेर खां का संघर्ष। ठीक है,
क्या देखते हैं, शेर खां। शेर खां या शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं ने अपना पहला अभियान कब किया था? तो ये किया था 1532 में। कब किया था? 1532 में। चुनार में घेरा डालकर किया गया था। 4 महीने के लगातार किले के घेरे के पश्चात शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली तथा अपने लड़के कुतुब खां के साथ एक अफगान सैनिक टुकड़ी मुगलों की सेवा में भेज दी थी। इसके बाद शेर खां पुनः अपनी शक्ति को बढ़ाने के प्रयास में लग गया। और पता है, चंदेरी का जब युद्ध हुआ था ना, तो चंदेरी के युद्ध में शेर खां मुग़ल साम्राज्य की तरफ से लड़ा भी था। ठीक है, उस टाइम लड़ा भी था। और उस टाइम उन्होंने एक कथन उसके द्वारा कहा गया था कि मेरा जब और चंदेरी युद्ध के समय ही शेर खां ने जब मुग़लों की तरफ से सैनिक में शामिल हुआ था, उस समय ही शेर खां ने भारत पर राज करने का सपना देखना शुरू कर दिया कि मैं भी एक दिन शासक बनूंगा। और उस समय उसने बोला था कि अगर मेरा भाग्य ने साथ दिया तो मैं इन मुग़लों को भारत से उखाड़ फेंक दूंगा। और वाकई में उसने ऐसा ही किया। 1540 में उन्होंने शेर वंश की स्थापना भी की थी। और सूर्यवंश की स्थापना करके मात्र उसकी आयु मात्र 4-5 साल ही वो बच पाया था। जब वो शासक बना था, इसके बाद 4-5 साल ही बच पाया था। लेकिन उसकी प्रशासनिक व्यवस्था इतनी बढ़िया थी जिसको आज भी चलाया जा रहा है और फॉलो किया जा रहा है। और उसी के द्वारा चलाया गया सिक्का रुपया था जिसको भारत में आज भी चलाया जा रहा है। तो जब आप शेर खां के बारे में पढ़ेंगे ना विस्तार से, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। मैं भटक जा रही हूँ बार बार मार्ग से, क्योंकि मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है और मेरा ऑप्शनल भी रहा है, इसलिए मैं बार बार एक्स्ट्रा बातें बताने लग रही हूँ आप लोगों को। हालांकि एग्ज़ाम के लिए ये भी जरूरी है, मैं टॉपिक से हट के नहीं बोल रही हूँ। तो कहाँ थे हम लोग? शेर खां या शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं ने पहला अभियान कब किया था? तो 1532 में चुनार पर घेरा डाल दिया था। उस समय किसकी जीत हुई थी? तो उस समय हुमायूं की जीत हो गई थी। हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लिया गया था। और अपना बेटा कुतुब खां के साथ एक अफगान सैनिक टुकड़ी मुग़लों की सेवा में भेज दी थी शेर शाह ने। इसके बाद शेर खां पुनः अपनी शक्ति को बढ़ाने के प्रयास में लग गया और 1534 में सूरजगढ़ तथा 1536 में बंगाल को जीत लिया तथा संधि द्वारा गयासुद्दीन महमूद को खिराज के लिए बाध्य कर दिया। ठीक है, खिराज क्या था? खिराज एक प्रकार का कर था। खिराज के लिए बाध्य कर दिया। बंगाल के शासक द्वारा खिराज न देने पर उसने 1537 में बंगाल पर पुनः आक्रमण किया। अतः शेर शाह से बचने के लिए बंगाल के शासक ने हुमायूं की सहायता की प्रार्थना की। शेर शाह की शक्ति नियंत्रित करने के लिए हुमायूं बंगाल की ओर बढ़ा और 1537 में चुनारगढ़ पर अपना दूसरा घेरा डाल दिया और किले पर अधिकार कर लिया। 15 अगस्त 1538 को जब हुमायूं गौड़ पहुंचा तो उसे वहां चारों ओर लाशों का ढेर तथा उजाड़ दिखाई दिया। हुमायूं ने इस स्थान का नाम उन लाशों के चलते जनताबाद रख दिया। क्या रख दिया? जनताबाद रख दिया। बंगाल से लौटते समय हुमायूं एवं शेर खां के बीच बक्सर के निकट, कहाँ? बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 26 जून 1539 को युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की बुरी तरह पराजय हुई। और अपने इस विजय के उपलक्ष्य में शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। तो शेर शाह की उपाधि शेर खां ने कब की थी? चौसा के युद्ध के समय। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539 को हुआ था। ठीक है। 17 मई 1540 को पुनः शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था। इसी को बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है, या बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1540 में। जबकि चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कहाँ हुआ था चौसा का युद्ध? तो बक्सर में हुआ था। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पुनः पराजय हो गया। ठीक है, किससे पराजय हो गया? तो शेर खां सूरी से। यह युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध था। इस लड़ाई में
इस युद्ध में हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदाल एवं अस्करी भी थे। कन्नौज के युद्ध के बाद हिंदुस्तान की सत्ता एक बार फिर अफगानों के हाथ में आ गई। याद कीजिए, पहली बार अफगानों के हाथ में कब आई थी? तो पहली बार अफगानों के हाथ में आई थी लोदी के समय, क्योंकि लोदी अफगान ही थे। तो पहला अफगान वंश का भारत में स्थापना कब हुआ था? तो लोदियों के द्वारा हुआ था, बहलोल लोदी के द्वारा। और दूसरा अफगान शासक की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? तो शेर खां सूरी के द्वारा सूर वंश की स्थापना की गई थी। तो पहला अफगान शासक था लोदी वंश और दूसरा अफगान शासक था सूर वंश। ठीक है, तो देखिए यहाँ बाकायदा लिखा भी गया है। क्या लिखा गया? कि हिंदुस्तान में एक बार फिर अफगानों के हाथ में सत्ता आ गई। हुमायूं ईरान की ओर पलायन कर गया, यहाँ से भाग गया। अपने 15 वर्ष के निर्वासन काल के दौरान हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को विवाह कर लिया। किसके साथ विवाह कर लिया था? तो हमीदा बानो बेगम के साथ। हमीदा बानो बेगम हुमायूं की वाइफ थी। हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को विवाह किया। कालांतर में इसी से अकबर का जन्म हुआ, यानी कि अकबर की माता का नाम क्या था? अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, इसी का पुत्र अकबर था। आइए बहादुर शाह का संघर्ष देखते हैं। बहादुर शाह गुजरात के शासक थे। कौन थे? गुजरात के शासक थे। तुर्की के प्रसिद्ध तोपची रूमी खां की सहायता से एक अच्छा तोपखाना तैयार कर लिया। हुमायूं ने 1535 से 36 में बहादुर शाह पर आक्रमण कर दिया। बहादुर शाह पराजित हुआ। हुमायूं ने मांडू और चंपानेर के किलों को भी जीत लिया। किसके द्वारा जीता गया था? तो चंपानेर का किला हुमायूं के द्वारा ही जीता गया था। ये शॉर्ट ही दिया गया है, इसमें ज़्यादा विस्तार पूर्वक नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से जितना महत्वपूर्ण है उतना ही दिया गया है। तो अब बहादुर शाह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहादुर शाह कहाँ का शासक था? तो बहादुर शाह गुजरात का शासक था। कहाँ का शासक था? गुजरात का शासक था। तो इसके बारे में भी कुछ बताया गया है कि तुर्की के प्रसिद्ध तोपची रूमी खां की सहायता से एक अच्छा तोपखाना तैयार कर लिया था। हुमायूं ने इसे 1535-36 में बहादुर शाह पर आक्रमण कर दिया और बहादुर शाह पराजित हुआ। हुमायूं ने मांडू और चंपानेर का किला जीत लिया था। हुमायूं द्वारा पुनः राज की प्राप्ति। पुनः राज की प्राप्ति कब हुई थी? तो प्रारंभ में हुमायूं कई वर्षों तक सिंध राजस्थान में भटकता रहा। 1543 में वह ईरान गया और शिया बनने की शर्त पर ईरान के शाह से सैन्य सहायता प्राप्त की थी। किसके शर्त पे? कि वो शिया बन जाएगा, इसके शर्त पे उसने ईरान के शाह से सैन्य सहायता प्राप्त की। 1545 ईस्वी में हुमायूं ने काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया। पुनः हिंदुस्तान पर पुनः अधिकार करने के लिए हुमायूं ने 5 दिसंबर 1554 को पेशावर तथा लाहौर पर अधिकार कर लिया। एक बार फिर से हुमायूं का शासन लौटेगा। 15 मई 1555 में मुगलों एवं अफगान सरदार नसीब खां एवं तातार खां के नेतृत्व में अफगानों ने मछीवाड़ा युद्ध के फलस्वरूप संपूर्ण पंजाब पर मुगलों का अधिकार हो गया, फिर से हो गया। किस युद्ध के दौरान? तो मछीवाड़ा युद्ध के दौरान। तो मछीवाड़ा युद्ध कब हुआ था? मछीवाड़ा युद्ध हुआ था 1555 में हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? तो अफगान और मुगलों के बीच हुआ था। कौन कौन था अफगान की तरफ से? तो अफगान सरदार था नसीब खां एवं तातार खां। ठीक है, और उधर था मुगल शासक हुमायूं। भारत विजय के अपने अगले प्रयास में हुमायूं की सेना और अफगानों की सेना के बीच सरहिंद नामक स्थान पर पुनः युद्ध हुआ। कब हुआ पुनः? 1555 में हुआ था। देखिए, मछीवाड़ा का युद्ध मई में हुआ था, मई 1555 में, और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो 1555 में। याद रखिए, क्योंकि क्रम से सजाने के लिए देगा तो दोनों 1555 में होगा, तो कन्फ्यूजन होने लगेगी। चूँकि देख लीजिए वो कब हुआ था, तो वो हुआ था मई 1555 में। देखिए यहाँ दिया ना, 15 मई 1555 में मछीवाड़ा का युद्ध हुआ था, और जून में हुआ था सरहिंद का युद्ध। कब हुआ था? तो 22 जून 1555 को। क्रम वाइज देगा तो आप लोग ध्यानपूर्वक देख के उसे लगाइएगा, या फिर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होगी। डेट को याद रखना पड़ेगा, वो मई में हुआ था, ये जून में हुआ था। इस प्रकार 23 जुलाई 1555 में हुमायूं एक बार फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठा, किंतु वो बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सका। दिल्ली में दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय से दीनपनाह नामक भवन
में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जनवरी 1556 में उसकी मृत्यु हो गई थी। इस पुस्तकालय का क्या नाम था? तो इस पुस्तकालय का नाम था मंडल पुस्तकालय। क्या नाम था? तो उस पुस्तकालय का नाम क्या था? दीनपनाह भवन में शेर मंडल नामक पुस्तकालय था। कौन सा पुस्तकालय था? शेर मंडल नामक पुस्तकालय से गिर के शेरशाह हुमायूं की मृत्यु हो गई। इस पे एक कमेंट भी किया गया है लेनपुल द्वारा। क्या किया गया है? लेनपुल द्वारा कहा गया है कि जिंदगी भर गिरते बजरते रहा और अंतिम में गिरकर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? लेनपुल द्वारा। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है। 1535 में उसकी मृत्यु हो गई। लेनपुल के अनुसार हुमायूं जिंदगी भर लुढ़कता रहा और अंततः लुढ़क कर ही मर गया। तो ये कथन किसका है? लेनपुल का है। किसका है? तो ये कथन लेनपुल का है। क्या कहा है? हुमायूं जिंदगी भर लुढ़कता रहा और अंततः लुढ़क कर ही मर गया, क्योंकि वो सीढ़ियों से गिरकर मर गया था ना। और पता है कैसे सीढ़ियों से गिरकर मर गया था? हुमायूं जो है वो बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का था। वो 7 दिन 7 कलर का ड्रेस पहना करता था। सैटरडे हो तो काला ड्रेस पहनता था, थर्सडे हो तो येलो ड्रेस पहनता था। वो बहुत मानता था इन सब चीज़ों को, और किसी भी अवस्था में वो रहता था। अगर नमाज पढ़ा जाता था तो वो वहीं पर खड़ा होकर नमाज अदा करने लग रहा था। तो सीढ़ी से उतरते दरमियान भी वही हुआ था। जब वो सीढ़ी से उतर रहा था उस टाइम ने अजान पढ़ने लगा और उसने सोचा कि मैं झुक कर अजान करने लगूं। तो जैसे वो झुकना चाहा और उसी के कपड़े में पाँव फंस के गिर के सीढ़ी से उसकी मृत्यु ही हो गई। तो वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। आइए पढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या लिखा है? शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था 1472 में बैजवाड़ा होशियारपुर नामक स्थान पर। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। इनका बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम फरीद था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी थी। किसने दी थी शेर खां की उपाधि उसे? तो शेर खां की उपाधि उसे बहार खां लोहानी के द्वारा दिया गया है। ये क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शेर खां का बचपन का नाम क्या था? तो शेर खां के बचपन का नाम फरीद था, और उसे शेर खान की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी के द्वारा दिया गया था। कहा जाता है कि उसके बच्चे का संरक्षक था शेरशाह सूरी, और जब उसके बच्चे को एक बार शेर ने आक्रमण करना चाहा तो वो शेर को एक बार में तलवार से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इसीलिए इसी से खुश होकर इसे शेर खां की उपाधि प्रदान बहार खां लोधी के द्वारा शेर खां की उपाधि प्रदान कर दी गई थी। बहार खां लोधी की मृत्यु के उपरांत शेर खां ने उसकी विधवा मतलब उसी की वाइफ से दूदू बेगम से विवाह कर लिया। विवाह करके दक्षिण बिहार पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। शेरशाह ने चौसा का युद्ध और बिलग्राम के युद्ध 1540 में हुमायूं को परास्त कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त कर लिया। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? बक्सर के पास हुआ था, हम लोग पढ़े हैं आगे 1539 में। और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 में। 1540 में ही उसने उत्तर भारत में सूरवंश अथवा द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? तो सूरवंश अथवा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो बहलोल लोदी। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। ओके। शेर खान ने मुगलों से अपनी उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए वहां रोहतासगढ़ नामक एक सुदृढ़ किला बनवाया। वहां की सुरक्षा के लिए हैवात खां व खवास खां नामक सेनापतियों की शक्तिशाली सेना के साथ नियुक्त भी किया। 1542 में मालवा व 1543 में रायसीन को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। रायसीन आक्रमण के दौरान शेरशाह ने वहां के राजपूत शासक पूरनमल को धोखे से मारा। इस आक्रमण के दौरान वहां की स्त्रियों ने जौहर कर लिया। जौहर से तात्पर्य है कि जौहर जब कोई महिला सामूहिक रूप से 2, 4, 5, 10, 15, 20, 50 सामूहिक रूप से किसी अग्निकुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली, इसी को जौहर प्रथा कहा जाता है। ठीक है। जौहर में सामूहिक रूप से महिलाएं अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान को दे देती है। 1544 में शेर खां ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर भी आक्रमण कर दिया था।
और मालदीव पे आक्रमण कर दिया था, जहाँ के जैता और कुप्पा नामक राजपूत सरदारों ने अपने अफगान सेना को हरा दिया और 1545 ईस्वी में शेर शाह ने अपना अंतिम आक्रमण कालिंजर के शासक कीरत सिंह के विरुद्ध किया। इसी अभियान के समय उक्का नामक अग्निशास्त्र चलाते समय गोले फट जाने से शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। तो कौन सा वो अग्निशास्त्र चला रहा था? उक्का नामक अग्निशास्त्र के फट जाने से मृत्यु हो गई। वो चलाया किला पर और किला से वापस उसी के ऊपर गिर गया, क्योंकि वो जहाँ खड़ा था वहाँ पे बहुत सारे बम बारूद सब रखे हुए थे। उसी पे गिर जाने के कारण फट गया और उसी से उसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसका छोटा पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। तो इस्लाम शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो जलाल खां था। यही उस इस्लाम खां शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। 8 वर्ष यानी कि 1545 से 1553 तक शासन करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद दूसरा सूर्यवंश का तेजी से पतन हुआ। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद ये अफगान शासक का भी पतन होना स्टार्ट हो गया। आइए इनके कुछ सरकारों का शासन देखते हैं, क्योंकि इसका प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही प्रसिद्ध है। इन 4 विभागों के अतिरिक्त कुछ अन्य विभाग भी थे। कौन कौन 4 विभाग? आइए शेर शाह कालीन के प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है। केंद्रीय प्रशासन। शेर शाह का केंद्रीय प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। शासक स्वयं शासन का प्रधान था। संपूर्ण शक्तियाँ उसी में निहित थी। केंद्रीय प्रशासन चलाने के लिए निम्नलिखित विभाग थे। कौन कौन से विभाग थे इसे देखते हैं, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दीवाने बिजारत। दीवाने बिराजत की बिजारत क्या था? तो ये लगान निर्धारण व आय व्यय का निरीक्षक करता था। दीवाने आरिज, ये सेना का संगठन व भर्ती था। दीवाने रसालत। दीवाने रसालत क्या था? राज्यों से पत्र व्यवहार। ठीक है, दीवाने रसालत का कार्य क्या था? राज्यों से पत्र व्यवहार करना था। दीवाने आरिज का कार्य क्या था? तो सेना संगठन करना था। दीवाने बिजारत का कार्य क्या था? तो ये लगान निर्धारण करता था और आय व्यय का निरीक्षण करता था। दीवाने इंसा, ये क्या था? तो ये सुल्तानों के आदेशों का लेखांकन करता था, यानी कि सुल्तान जो बोलता था उसको लिखता था ये दीवाने इंसा। तो इन 4 विभागों के अतिरिक्त कुछ अन्य विभाग भी थे, जैसे दीवाने कजा। ये क्या था? न्याय विभाग था, जिसका प्रधान मुख्य काजी होता था। कौन होता था प्रधान दीवाने काजा का? तो काजी होता था। गुप्तचर विभाग को दीवाने बरीद कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है इस टाइप से भी। इसके विभाग का नाम देख के भी पूछता है कि किस विभाग से संबंधित था, या फिर इस विभाग को किस नाम से जाना जाता था? दीवाने बरीद। ये क्या था? तो ये गुप्तचर विभाग था, जिसका प्रमुख कौन होता था? तो बरीद ए ममालिक होता था। कौन होता था इसका प्रमुख? तो बरीद ए ममालिक। शाही परिवार के प्रभारी अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? दीवाने शमन के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? दीवाने शमन के नाम से जाना जाता था। शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। कितने सरकारों में? तो 47 सरकारों में। ठीक है, और सरकार से तात्पर्य है उस टाइम का प्रांत। ठीक है, क्या होता था? प्रांत। सरकारों से तात्पर्य प्रांत से है, विभाजित किया जाता था। बंगाल सूबे को 19 सरकारों में बांटा गया था। ठीक है, बंगाल। तो शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में बांटा था, और बंगाल सूबे को कितने में? 19 सरकारों में। सॉरी, मैं सब प्रांत बोल दी थी। नहीं, सरकार से तात्पर्य जिला से है, वर्तमान जिला से है। ठीक है, सरकार का मतलब उस समय जिला होता था। तो बंगाल सूबे को कितने सरकारों में बांटा गया था? 19 सरकारों में, अर्थात 19 जिलों में बांट दिया गया था। और उसका संपूर्ण साम्राज्य कितने सरकारों में बांटा गया था? अर्थात कितने जिलों में? तो 47 जिलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार को एक सैनिक अधिकारी सिकदार। सैनिक अधिकारी को क्या बोला जाता था? तो सिकदार के नाम से जाना जाता था। सिकदार के नियंत्रण में छोड़ दिया गया था। उसकी सहायता के लिए एक असैनिक अधिकारी भी होते थे। उसे किस नाम से जाना जाता था? उसे अमीर ए बंगाल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? अमीर ए बंगाल के नाम से जाना जाता था। इसके शासन में सिकदार ए सिकदारन एक सैनिक अधिकारी होता था। यह सामान्य प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता था। कौन होता था? ये सामान्य प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता था। मुंसिफ ए मुंसिफान, मुख्यतः ये एक न्यायिक अधिकारी होते थे। कौन होते थे? ये एक न्यायिक अधिकारी होते थे।
प्रत्येक सरकार अपने परगनों में बंटी होती थी, जिसमें एक सिकदार, एक मुंसिफ, एक फौजदार तथा 2 कारकुन होते थे। कौन होते थे? 2 कारकुन होते थे। मुंसिफ का कार्य दीवानी मुकदमों का निर्णय करना होता था। मुंसिफ का कार्य क्या होता था? दीवानी मुकदमों का निर्णय करना होता था तथा भूमि की नाप एवं लगान की व्यवस्था करना होता था। ये काम मुंसिफ का होता था। आइए ग्राम प्रशासन देखते हैं इनका। शेरशाह ने अपने गांव की परंपरागत व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। गांव के परंपरागत मुखिया, चौकीदार, पटवारी को सरकार स्वीकार करती थी। ग्राम पंचायत ही गांव की सुरक्षा, शिक्षा, सफाई आदि का प्रबंधन करती थी। सैन्य प्रशासन, शेरशाह ने सैनिकों को नगद वेतन दिया करता था। यद्यपि सरदारों को जागीरें दी जाती थी। देखिए, शेरशाह सैनिक को नगद वेतन देता था, जबकि सरदारों को जागीरें दी जाती थी। बेईमानी को रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों का हुलिया लिखे जाने की प्रथाओं को भी चलाया था। सर्वप्रथम ये किसने चलाया था? तो अलाउद्दीन ने चलाया था। ठीक है, अलाउद्दीन द्वारा ये चलाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक था। तो दाग और हुलिया प्रथा पहली बार उसी के द्वारा चलाया गया था और सेकेंड बार शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। तो सरदारों को वो जागीर देता था, जबकि सैनिकों को वो नगद वेतन देता था। और बेईमानी को रोकने के लिए उसने घोड़े को दागने की प्रथा तथा सैनिकों का हुलिया लिखे जाने की प्रथाओं को अपनाया था। भू राजस्व प्रशासन उसका कहता था। आइए भू राजस्व प्रशासन को भी उसका देख लेते हैं। केंद्रीय सरकार की आय के प्रमुख मुख्य स्रोत लगान, लावारिस संपत्ति, व्यापार कर, टकसाल नामक कर आदि थे। टकसाल क्या था? तो ये एक प्रकार का कर था। स्थानीय आय, जिसे कई प्रकार के करों से एकत्र करते थे। आज भी तो आय कहाँ से एकत्र किया जाता था? कर से ही तो एकत्र किया जाता। आज भी देखिए, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ये सब क्या है? एक प्रकार का टैक्स ही है। तो उस टाइम भी टैक्स से ही अपना आय को लाया जाता था। आखिर सरकार आय लाए तो लाए कहाँ से? उसको इनकम होगा तभी तो वो इन्वेस्ट करेगा ना। तो उस टाइम भी इसी तरह से पैसे इकट्ठे किए जाते थे। आज भी उसी तरह से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। तो उसे आबवाब कहा जाता था, जिसे कई प्रकार के करों से एकत्र करते थे। उसे क्या कहा जाता था? उसे आबवाब कहा जाता था। शेरशाह की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि पर लगने वाला कर था। यानी कि उस समय आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो भूमि पर लगने वाला कर था, जिसे लगान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिसे लगान कहा जाता था। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था सुल्तान को छोड़कर राज्य के सभी भागों में लागू थी। ये जो व्यवस्था थी रैयतवाड़ी थी, ये रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था मुल्तान को छोड़कर, मुल्तान में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू नहीं थी। ठीक है, ये ध्यान देने योग्य बात है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था मुल्तान में लागू नहीं था और बाकी सभी जगह लागू था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू गया था? ये तो जमींदारी व्यवस्था, ये सब तो कार्नवालिस के समय ही आया था ना। कार्नवालिस के द्वारा ना जमींदारी व्यवस्था लाया गया था। और रैयतवाड़ी हेक्टर मुंडो के द्वारा लगाया गया था। ये भी पढ़ाऊंगी जब आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगी ना, तो रैयतवाड़ी जमींदारी प्रथा, महालवाड़ी, ये सब क्या था ये पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को छोड़कर, मुल्तान को छोड़कर सभी जगह लागू था। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 3 श्रेणियों में किया था। अच्छी भूमि, मध्यम भूमि और खराब भूमि। लगान निर्धारण व संग्रहण। शेरशाह ने लगान निर्धारण के लिए मुख्यतः 3 प्रकार की प्रणालियाँ अपनाई थी। कौन कौन सी प्रणालियाँ अपनाई गई थी इसके द्वारा? तो देखिए, एक तो गलाबक्सी अथवा बटाई, दूसरा नस्क या मुक्ताई अथवा कनकूत, और तीसरा था नगदी अथवा जब्ती, जिसको जमई भी कहा जाता था। ठीक है, तो जब्ती प्रणाली किसके द्वारा अपनाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। ये अकबर के टाइम भी आप पढ़िएगा, अकबर के द्वारा भी ये सब अपनाया गया था बाद में। आगे देखते हैं। शेरशाह ने भूमि कर निर्धारण के लिए राई यानी कि फसल दरों की सूची को लागू करवाया। शेरशाह ने भूमि की किस्म एवं फसलों के आधार पर उत्पादन का औसत निकलवाया और उसके बाद उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लेता था। कितना लेता था कर के रूप में? वो 1/3 भाग ही लेता था, वसूल करता था। शेरशाह के समय लगान नगद या फिर जिन्स अर्थात अनाज दोनों के रूपों में देने की छूट थी। या तो आप
नगद दे सकते हैं कैश के रूप में, या फिर आप अनाज के रूप में दे सकते हैं। अनाज को क्या कहा जाता था उस टाइम? जींस कहा जाता था। मालगुजारी क्या था? ये भी लगान था। लगान के अतिरिक्त किसानों को जरिमाना क्या था? तो जरिमाना सर्वेक्षण शुल्क था। क्या था? तो जरिमाना एक प्रकार का सर्वेक्षण शुल्क था। एवं महासिलाना, ये क्या था? कर संग्रह शुल्क था। ये क्या था? कर संग्रह शुल्क नामक कर भी देने पड़ते थे। जरिमाना और महासिलाना नामक कर भी देने पड़ते थे, जो क्रमशः भू राजस्व का 2.5% एवं 5% होता था। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिससे उनको वर्ष में निश्चय लगान देना पड़ता था। किसान कबूलियत पत्र द्वारा पट्टों को स्वीकार करता था। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में इस प्रकार से आता है कि कबूलियत और पट्टा प्रणाली किसके द्वारा लगाया गया था? तो कबूलियत और पट्टा शेरशाह सूरी के द्वारा लागू किया गया था। ये क्या था? तो ये एक प्रकार का बोला जाए तो समझौता था। ठीक है, पट्टे किसके द्वारा दिया जाता था? तो पट्टे शेरशाह सूरी के द्वारा दिया जाता था किसानों को कि लो तुम्हारा इतना टैक्स इतना % लगेगा। तो अगर कबूल होता था तो किसानों के द्वारा फिर कबूलियत पत्र द्वारा उस पट्टे को स्वीकार किया जाता था, जो शासक के द्वारा भेजा था। शासक कौन? शेरशाह सूरी। ठीक है, तो पट्टे और कबूलियत प्रथा किसके द्वारा लागू किया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा लागू किया गया था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग कराया। ठीक है, किसके लिए? भूमि की माप के लिए। कौन कौन सा? सिकंदरी गज जो सिकंदर लोदी के द्वारा चलाया गया था, और सन की डंडी का प्रयोग करवाया गया था। माप की इकाई के लिए शेरशाह ने जरीब का प्रयोग भी किया था। ठीक है, जरीब का प्रयोग भी किया गया था इसके द्वारा। मुद्रा व्यवस्था क्या था? शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध चांदी का रुपया चलाया था। देखिए, बोले ना जो आज भारत में रुपया चलता है, आज भी वो रुपया जो चल रहा है वो शेरशाह सूरी के द्वारा ही सर्वप्रथम चलाया गया था। तो रुपया 180 ग्रेन होता था। 180 ग्रेन का रुपया होता था। ग्रेन क्या है? मापक था। जैसे कि आज कैसे सोना चांदी को 10 ग्राम 12 ग्राम में मापा जाता है, उसी तरह पहले ग्रेन से मापा जाता था। तो 1 रुपया कितना का होता था? 180 ग्रेन का। और तांबे का दाम सिक्का चलाया जाता था। ये कितने का होता था? तो ये 322 ग्रेन का होता था। उसने 167 ग्रेन के सोने का सिक्का भी चलाया, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो असरफी के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में इस तरीके से आता है कि शेरशाह द्वारा जो सोने का सिक्का चलाया गया था उसे किस नाम से जाना जाता था, या फिर असरफी क्या था? चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, तांबा का सिक्का। तो ये सोने का सिक्का था। क्या था? असरफी सोने का सिक्का था। कितने ग्रेन का था? तो 167 ग्रेन का। और जबकि रुपया क्या था? तो रुपया चांदी का सिक्का था। कितने ग्रेन का? 180 ग्रेन का। और तांबे का दाम था 322 ग्रेन का। इसके अतिरिक्त उसने दाम के आधे, चौथाई और 16वें भाग के भी अनेक सिक्के चलवाए। शेरशाह के समय 23 टकसालें थी। कितने टकसाल थे? 23 टकसाल। टकसाल क्या होता है? तो टकसाल वो होता है जहाँ मुद्रा की छपाई होती है। ठीक है, जहाँ पर सिक्कों को ढाला जाता है उसे टकसाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे टकसाल कहा जाता है। सिक्कों पर शेरशाह का नाम, पद और अरबी या नगरी लिपि में अंकित होता था। क्या होता था? शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम होता था और उसका पद होता था। किस भाषा में? अरबी या नगरी लिपि में अंकित होता था। ठीक है, इसका न्याय व्यवस्था, तो आई होप ज़्यादा हो गया होगा, मे बी आप लोग को अब समझ नहीं आए, इसलिए मैं अगले पार्ट में इसके न्याय व्यवस्था को देखूंगी और बाकी वाला सारा क्वेश्चन को देखूंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर किसी तरह का डाउट हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए जस्ट। लेकिन मैं सोची हूँ कि मुग़ल साम्राज्य को करवा लूँगी, तो फिर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से करवाऊँगी। ठीक है।